हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन प्रणाली के बारे में। तो देखिए, नागवंशी शासन प्रणाली जो है उनके बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। नागवंशी शासन प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नागवंश का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ। तो देखिए, नागवंशी शासन प्रणाली जो हेडिंग है ऊपर में, ये रहा आपका नागवंशी शासन प्रणाली। अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, नागवंश का जो उदय हुआ, यहाँ पे देखिए नागवंश का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है, तो नागवंश हमने कल पढ़ाया था आपको मुंडा मुंडा शासन प्रणाली के बारे में। मैंने बताया था कि मुंडा के जो अंतिम जो राजा थे वो कौन थे? मदरा मुंडा थे। ठीक है, तो जो मदरा मुंडा थे, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मुंडा राजा के जो अंतिम शासक थे कौन थे? मदरा मुंडा। ठीक है, तो देखिए मदरा मुंडा ने क्या किया। ये जो मदरा मुंडा दिख रहा है ना आपको, ये ये देखिए जो मदरा मुंडा आपको दिख रहा है, इसने क्या किया, इसने फनी मुकुट राय को गोद लिया। फनी मुकुट राय को क्या किया, इसने गोद लिया। ठीक है, जब मैं आपको झारखंड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि फनी मुकुट राय कहाँ से आए थे, फनी मुकुट राय को गोद कैसे लिया गया। ठीक है, वहां पे एक तालाब है, मैं उस तालाब की भी चर्चा करूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो देखिए, ये जो फनी मुकुट राय दिख रहा है, इस फनी मुकुट राय ने क्या किया कि 64 ईस्वी में, देखिए जो डेट है, कहीं कहीं पे 64 रहता है, कहीं कहीं पे 63 रहता है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 64 ही होगा। ठीक है, तो 64 ईस्वी में क्या हुआ कि फनी मुकुट राय जो थे उसने नागवंश की स्थापना करी। कब करी? 64 ईस्वी में। ठीक है, यानी ईसा पूर्व अलग होता है, ईस्वी अलग होता है। तो ये ईस्वी स्टार्ट हो गया था 64 ईस्वी में ही, स्टार्ट हो गई थी नागवंश की स्थापना। किसने किया था? फनी मुकुट राय ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब एक राजवंश की जब स्थापना होगी, ठीक है, कोई भी एक राज्य की जब स्थापना होगी, तो उसकी कोई ना कोई राजधानी होगी, एकदम होंगी राजधानी। तो वही देखिए, यहाँ पे जो राजधानी है किसकी? नागवंश की। वो कहाँ पे थी? सुतियाम्बी। नागवंश की राजधानी कहाँ पे थी? सुतियाम्बी। ठीक है, और जो नागवंश जो राज्य था, ये पूरा राज्य वो 66 परगना में विभाजित था। कितने परगना में? 66 परगना में ये विभाजित था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, शासन व्यवस्था। नागवंश जो राज्य थे उसकी जो शासन व्यवस्था थी वो मुंडाओं के समान थी। किसके समान थी? मुंडाओं के समान। कल जो मैंने मुंडाओं की शासन प्रणाली को देखा, बस सेम टू सेम। क्योंकि नागवंश किससे बना हुआ था? मुंडा जो का जो राज्य था, उसी से यह स्थापना हुआ था। उसके बाद से इसी का स्थापना किया गया। तो इसकी भी जो शासन प्रणाली थी एकदम मुंडाओं के समान ही थी। आइए आगे देखते हैं हम लोग। ये प्रथम शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी की बात कर ले हम लोग। देखिए, ये है इसका उदय कैसे होता है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं जितना बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन फिक्स है। तो देखिए, ये जो प्रथम शताब्दी से लेकर, ठीक है, 16वीं शताब्दी तक नागवंश में जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस राज्य में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, 16वीं शताब्दी तक, यानी कब तक? 1500 ईस्वी तक। लेकिन उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए 1585 ईस्वी में क्या होता है। 1585 ईस्वी में क्या होता है कि शहबाज खान नाम का, ठीक है, शहबाज खां जो थे, उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया। कहाँ पे आक्रमण किया? नागवंश पे आक्रमण किया। ठीक है, नागवंश पे जब आक्रमण किया तो वहां के जो राजा थे वो थे मधुकर शाह। मधुकर शाह, नागवंश के राजा कौन थे दोस्तों? मधुकर शाह थे। ठीक है, शाहबाज खान ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। किस पे? मधुकर शाह पे। मधुकर शाह पे जब आक्रमण किया, तो देखिए मधुकर शाह जो थे थोड़े कमजोर थे। तो मधुकर शाह जब अपनी स्थिति को देखा कि हम अब हारने वाले हैं, ठीक है, तो इसके कारण वो शहबाज खां का जो शर्त था उसको मानने के लिए विवश हो गए। तो उनका शर्त क्या था? उनका शर्त यही था कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसके कारण से मधुकर शाह जो होते हैं वो कर देने के लिए बाध्य हो गए। मधुकर शाह जो थे वो कर देने के लिए, यानी टैक्स देने के लिए वो बाध्य हो गए। ठीक है, अब देखिए, ये जो शहबाज खां है, इसने जो आक्रमण किया मधुकर शाह पे, तो इस बारे में कहीं ना कहीं तो उल्लेख किया ही गया होगा। तो इस बारे में जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका जो उल्लेख किया गया है
वो अकबरनामा में उल्लेख किया गया है। कहाँ पे? पहला उल्लेख है इसका अकबरनामा में। और एक सोर्स है इसका मथीर उल उमरा में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है? तो ये देखिए, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब मधुकर शाह को कर देने के लिए बाध्य किया गया, तो पहले तो ये लोग नागवंशी जो राजा थे, वो लोग कर नहीं लेते थे, लगभग नहीं लेते थे। तो जब कर लेना पड़ा, तो कर वसूलने कौन जाएगा? राजा तो जाएगा नहीं, कोई किसी न किसी को तो जिम्मेदारी दी ही जाएगी। तो देखिए, पट्टी के कल मैंने बताया था कि जो पट्टी होते थे, पट्टी या पढ़ाओ, उसके लिए प्रधान होते थे मानकी। यहाँ पे देखिए, ये जो मानकी है, ठीक है? ये जो मानकी है, इनको क्या किया गया कि कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। किसको दी गई? मानकी को दी गई कर वसूलने की जिम्मेदारी, ठीक है? और इन जो मानकी जो थे, जिसको मानकी जिनको कहा जाता था, उसको क्या कहा गया? भूंइयर या जागीरदार कहा गया, ठीक है? इसको भूंइयर या जागीरदार क्यों कहा गया? क्योंकि इनको कर्ज वसूलने की जिम्मेदारी दी गई, इसलिए इसको भूंइयर या जागीरदार की उपाधि दी गई, यानी नाम दिया गया। अब देखिए, ये जो कर्ज वसूलते थे, कौन? मानकी। तो इस जो कर थे, इस कर को क्या कहा गया? नाम क्या दिया गया? नजराना या फिर पेशकश नाम दिया गया, ठीक है? नजराना या फिर पेशकश नाम दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा पेचीदा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है आप लोगों को। मैं जितना भी हो सके, मैं उतने अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक ही बार में समझ में आए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, 1615 ईस्वी की बात करेंगे। 1615 ईस्वी, 1615 ईस्वी में क्या होता है कि जो इब्राहिम खान थे, ठीक है? इब्राहिम खान जो थे, उसने क्या किया कि दुर्जन साल पर अटैक करता है। दुर्जन साल कहाँ के राजा थे? दुर्जन साल नागवंशी के राजा थे, दुर्जन साल, ठीक है? इसने क्या क्या कर दिया? इब्राहिम खान ने दुर्जन साल पर क्या किया? आक्रमण किया, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, आक्रमण कर दिया। अब देखिए, जब दुर्जन साल पर आक्रमण किया, तो दुर्जन साल क्या हो गए? क्या हो जाते हैं कि सब पराजित हो गए, जिसके कारण दुर्जन साल को 6000 पर माह जो होता है, वो टैक्स देना पड़ा, ठीक है? दुर्जन साल को क्या करना पड़ा? 6000 रुपया पर माह टैक्स देना पड़ा। ये जो टैक्स इसने दिया, तो इसके पीछे मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है, आप लोग कहानी सुन लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लास्ट में ये टैक्स में, यहाँ पे जो दिख रहा है 6000 रुपया कर, तो ये लास्ट में देते हैं। अब किस घटना से देते हैं वो देखिए। देखिए, जब इब्राहिम खान आए, ठीक है, इसने आक्रमण किया दुर्जन साल पर। जब आक्रमण किया, तो दुर्जन साल की क्या होती है? बहुत ही नाम से ही लग रहा है, दुर्जन साल, ठीक है? बहुत ही वीर योद्धा था ये। तो दुर्जन साल की हार जब हो जाती है, तो इसने क्या किया? दुर्जन साल को कैद कर लिया। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। देखिए, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 आता है कि कितने वर्षों तक दुर्जन साल को कैद कर लिया गया था? 12 वर्षों तक, ठीक है? कब से कब तक? तो 16 से 1627 तक कैद कर लिया गया। अब देखिए, दुर्जन साल को जो कैद करके कौन से जेल में रखा गया था? तो ग्वालियर जेल में रखा गया था। कौन से जेल था वो? ग्वालियर जेल था। अब इसका उल्लेख देखिए, ये जो पूरा परिदृश्य है, इसका उल्लेख कहीं ना कहीं तो किया ही गया होगा। तो कहाँ किया गया था? तुजू के जहांगीरी में, ठीक है? तुजू के जहांगीरी में क्यों किया गया था? आप लोग याद कीजिए, 1615 का जो टाइम पीरियड था, ये मुगल काल की बात जब हम बात करते हैं, तो वहां पे जहांगीर शासन कर रहे थे, इसलिए तुजू के जहांगीरी में इस बात का उल्लेख मिलता है। तो जब दुर्जन साल हीरे का पारखी था, ठीक है, तो इसी तरह से जब वो छूट के आया, जब छूट के आया, तो इस शर्त पर आया कि वह टैक्स देगा। कितना टैक्स देगा? 6000 रुपये सालाना टैक्स देगा। ये वार्षिक है, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग यदुनाथ शाह के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? देखिए, जितना मैं बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जब किताब पढ़ते होंगे, तो उसमें बहुत सारी बातों को मेंशन किया जाता है। तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम उतने ही चीजों को बताएं जितना कि आपके काम का है, जहां से एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, ठीक है? आप मेरे क्लास को देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, और इससे रिलेटेड, यानी नागवंशी शासन व्यवस्था से टॉपिक जितने भी आपके पास सोर्स है एमसीक्यू के, आप सबको लगाते जाइएगा। देखिएगा, आपका लगभग 95% क्वेश्चन जो होता है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यदुनाथ शाह के बारे में बात करेंगे। यदुनाथ शाह किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? यदुनाथ शाह के बारे में बात करेंगे। देखिए, यदुनाथ शाह जो थे, ये कहाँ के शासक थे? नागवंशी शासक थे ये भी।
तो फर्रुखसियर जो थे, फर्रुखसियर के सेनापति थे कौन? सर बुलंद खान, ठीक है? सर बुलंद खान किसके सेनापति थे? फर्रुखसियर के सेनापति थे। तो ये जो सर बुलंदवा है, इसने क्या किया? इसने आक्रमण कर दिया, किस पे? अदुनास शाह पे आक्रमण कर दिया, ठीक है? तो जब सरबुलंद खान ने जब आक्रमण कर दिया यदुनाथ शाह पर, तो बेचारा यदुनाथ शाह, देखिए ये लोग मुगल शासक थे, तो मुगल शासक की जो सेना थी बहुत ही विशाल थी, और बेचारा नागवंशी छोटे धीरे धीरे छोटे और भी छोटे होते जा रहे थे, तो इसकी पावर जो थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, इसलिए बार बार बेचारे हार जाते थे। तो जब यदुनाथ शाह की हार हो जाती है, तो इसने कितना कर देना स्वीकार किया, कहा कि मैं सालाना 1 लाख रुपए वार्षिक कर दूंगा। कितना कर? सालाना 1 लाख रुपये वार्षिक कर दूंगा मैं, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। बात करेंगे शिवनाथ शाह की। देखिए, शिवनाथ शाह के समय में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिस कारण इसके टाइम पीरियड में जो कर था, वो कितना हो गया था? 12,000 रुपये हो गया था, फिर घट के, क्योंकि देखिए 12,000 क्यों हुआ घट के? इसके बारे में आप लोग जानिए। 12,000 इसीलिए हुआ क्योंकि जो नागवंशी जो राज्य था, वो धीरे-धीरे सिमट के छोटा होते चला गया। इसलिए कर भी जो होता है वो छोटा, मतलब रकम जो होता है वो छोटा कर दिया गया, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करेंगे 1765 ईस्वी की। देखिए 1765 ईस्वी में क्या हुआ था? इलाहाबाद में एक संधि हुई थी। सब लोग आप लोग इससे परिचित होंगे, ठीक है? तो देखिए इलाहाबाद में जब संधि हुई, तो इस संधि में क्या हुआ कि पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी कौन थे? मुखर्जी महल और मटवारी महल, ठीक है? देखिए ये दोनों जो चीजें हैं, ये बहुत कम बुक में देखी जाती है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा जो होती है, ठीक है? इसकी जो दीवानी होती है, वो अंग्रेजों को दे दिया गया था। तो ये जो जब दीवानी मिल गई इस क्षेत्र की, तब यहाँ पे धीरे-धीरे अंग्रेजों का प्रवेश होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो वही वही हम लोग देख सकते हैं कि इलाहाबाद की जब संधि हुई, तो देखिए पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी कौन थे? मुखर्जी महल और मटवारी महल। ये दोनों पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी थे। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि मुखर्जी महल और मटवारी महल किस काउंसिल के प्रति उत्तरदायी थे? तो पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी थे, ठीक है? ये उत्तरदायी कब से हो गए? जब इलाहाबाद की संधि हो गई, उसके बाद से ये उत्तरदायी हो गए पटना काउंसिल के प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दीपनाथ शाही की हम लोग बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? दीपनाथ शाही की। देखिए कहीं-कहीं पे छोटा लिखा हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल भी विचलित नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा चीज़ छूट जाए, जो कि आपके एग्ज़ाम से वो चीज़ें बाहर हो। तो इसलिए मैं जहाँ पे भी हमें स्कोप मिला, मैंने उसको ऐड किया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपनाथ शाही की जब बात करेंगे, तो देखिए दीपनाथ शाही को महाराजा का पद दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा दीपनाथ शाही को महाराजा का पद दिया गया था। उसके बाद देखिए कि इसको अंग्रेजों का जागीरदार भी कहा जाता था। किसको? दीपनाथ शाही को। क्या कहा जाता था? अंग्रेजों का जागीरदार भी कहा जाता था। और इसके टाइम में जो कर था वो 12,000 रुपये था, ठीक है? दीपनाथ शाही के टाइम में भी कितना था टैक्स? 12,000 रुपये टैक्स था। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण जो सवाल आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। आगे हम लोग जब बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो देखिए क्या होता है। देखिए फर्स्ट जो सिविल कलेक्टर थे, कहाँ? छोटानागपुर खास की। ये जो पूरा एरिया है दोस्तों, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये फर्स्ट जो सिविल कलेक्टर थे, कहाँ के? छोटानागपुर खास के, ठीक है? यानी छोटानागपुर खास का क्या मतलब हो गया कि नागवंश जो थे, वो उनका शासन किस एरिया में था? तो छोटानागपुर खास जो रीजन था, वहीं पे इनका शासन था। तो वहाँ के जो फर्स्ट सिविल कलेक्टर हुए, कौन थे? एच जी विटली। कब बने? 1775 में। मैंने कहा था आपको यहाँ पे कि इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में। इसके बाद ही चीजें बदलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो 1775 में एच जी विटली को आप लोग यहाँ देख सकते हो। इनको क्या किया गया? फर्स्ट सिविल कलेक्टर कहाँ का? छोटानागपुर का नियुक्त किया गया, ठीक है? अब बात करेंगे 1793 में। देखिए 1793 में क्या होता है? अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है? अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 1817 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? 1817 ईस्वी में। तो 1817 ईस्वी में होता क्या है कि जो नागवंशी शासन व्यवस्था है,
वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है। 1817 ईस्वी में नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है। ठीक है, जो शासन प्रणाली जो चल रही थी वो समाप्त हो, राजा तो था ही अभी। हम आपको आगे बताएंगे कि राजा का पद जो होता है वो पूरी तरह से समाप्त कब हुआ, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो शासन व्यवस्था थी वो समाप्त हो जाती है 1817 में। चलिए, थोड़ा सा देखिए, नागवंश जो राज्य थे, नागवंशी राज्य, वहाँ पे बहुत सारे राजा हुए। तो बहुत सारे राजाओं ने क्या किया कि अपनी अलग-अलग राजधानियों को बनाया अलग-अलग जगह। तो वही हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो आपको एक साइड दिखेगा राज्य, ठीक है? एक साइड आपको क्या दिख जाएगा? राज्य, और इधर आपको दिख जाएगा राजधानी, ठीक है? तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फणिमकुट राय, क्योंकि ये नागवंश के प्रथम राजा हुए, ठीक है? यानी इसको संस्थापक भी कहा जाता है, फणिमकुट राय। जब ये बने तो इसने अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित किया? सुतियाम्बे में। इसने सुतियाम्बे में अपनी राजधानी को बनाया, ठीक है? आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, बात करते हैं दूसरी, तो प्रताप राय ना, देखिए, ये नंबर प्रताप राय जो थे, तो ये ऐसा नहीं कि ये सेकंड नंबर के राजा थे, ठीक है? नागवंश जो राज्य था उसमें बहुत सारे राजा हुए, ठीक है? तो नंबर अगर आप याद करने जाइएगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इसलिए जिन्होंने राजधानी को परिवर्तन किया, सिर्फ हमें वो देखना है। तो देखिए, प्रताप राय ने क्या किया कि सुतियाम्बे से, जो राजधानी था सुतियाम्बे, किसके टाइम पीरियड में? फणिमकुट राय के टाइम पीरियड में, ठीक है? उसने बनाया था। तो जब प्रताप राय बने, इसने क्या किया? सुतियाम्बे से राजधानी को चेंज करके कहाँ कर दिया? चुटिया कर दिया गया, ठीक है? कहाँ? चुटिया। और देखिए, अब बनते भीमकर्ण, ठीक है? भीमकर्ण बने। तो भीमकर्ण ने क्या किया? जो राजधानी चूटिया में था, उसको ट्रांसफर करके खुखरा कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? खुखरा। देखिए, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि चूटिया से खुखरा राजधानी स्थानांतरण किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? भीमकर्ण हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे बात करेंगे दुर्जन साल। देखिए, दुर्जन साल की जब बात करेंगे, मैंने आपको बताया कि जब अंग्रेजों के मुगल अ, जो शासक थे, इसने इसको कैद कर लिया था 12 साल के लिए। जब ये छूट के आया तो इसने अपनी राजधानी जो होता है वो खुखरा जो थी पहले, उससे चेंज करके कहाँ पे स्थापित कर लिया? डोईसागढ़ में स्थापित कर लिया। कहाँ पे कर लिया? डोईसागढ़ में, ठीक है? अब चलिए, उसके बाद देखते हैं, एक आते हैं यदुनाथ शाह। कौन है? यदुनाथ शाह। देखिए, इसने क्या किया? इसने जो राजधानी था दोईसागढ़, तो दोईसागढ़ से इसने कहाँ चेंज चेंज कर लिया? पालकोट कर दिया। कहाँ कर दिया? पालकोट, ठीक है? अब बात करेंगे, जगन्नाथ शाह आते हैं एक। क्या है? जगन्नाथ शाह, यदुनाथ शाह की बात, जगन्नाथ शाह। इसने क्या किया कि पालकोट जो राजधानी था उससे चेंज करके इसने पालकोट भोरो कर दिया। कहाँ कर दिया? पालकोट भोरो, ठीक है? अब देखिए, जो नागवंशी की जो अंतिम राजधानी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है एग्जाम की दृष्टि से, अंतिम जो राजधानी होती है वो रातूगढ़ है। वो रातूगढ़ किसने बनाया था? उदयनाथ सहदेव ने बनाया था। राजा कौन थे? उदयनाथ सहदेव थे, ठीक है? तो नागवंशी की नागवंश जो थे, उसकी जो प्रथम राजधानी थी वो सुतियाम्बे थी, और जो अंतिम राजधानी थी वो कहाँ थी? रातूगढ़। किसने बनाया था? उदयनाथ सहदेव ने बनाया था। आइए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतना तो हो गया। अब अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए, हमने ऊपर पढ़ा कि ये नजराना या पेशकश कहा जाता था। क्या था? ये टैक्स होता है, नजराना या पेशकश। ये किस प्रकार का कर है? ये टैक्स है, ये कर है, नजराना पेशकश। ये अनियमित कर है। कैसे कर है? ये अनियमित कर है। बात करेंगे माल गुजारी की, उसके बाद देखिए, देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि इनमें से माल गुजारी क्या है? नियमित कर या अनियमित कर? तो आप लोग जानिएगा तब ना वहां पे सही कीजिएगा। तो माल गुजारी क्या है आपका? नियमित कर हो गया माल गुजारी। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ नागवंशी शासन व्यवस्था स्थापित होने से के समय बौद्ध धर्म प्रचलित था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस एरिया में, छोटा नागपुर खास के एरिया में, यानी जहाँ पे नागवंशी शासन व्यवस्था स्थापित हुई है, तो उस टाइम यहाँ पे कौन सा धर्म प्रचलित था? तो बौद्ध धर्म प्रचलित था, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज चिन्ह क्या है? नागवंशी शासन व्यवस्था का जो राज चिन्ह है वो क्या है? फन उठाया हुआ तक्षक नाग। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्या है? फन उठाया हुआ तक्षक नाग। चलिए, अब देखिए, महाराजा पद जो दिया गया यहाँ के राजाओं को, वो किसके द्वारा दिया गया? कंपनी सरकार के द्वारा दिया गया महाराजा का पद, ठीक है?
देखिए, हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ रहे हैं नागवंशी शासन व्यवस्था से रिलेटेड। आइए थोड़े से आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंचन राय एक राजा हुए, नागवंशी राजा हुए कंचन राय। इसके समय में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। कितने वर्षों का अकाल पड़ा था? 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक और राजा हुए भीमकर्ण। क्या नाम था उसका? भीमकर्ण। देखिए, ये वही भीमकर्ण है। यहाँ पे देखिए भीमकर्ण, है ना भीमकर्ण, जिसने राजधानी को क्या किया? ये रहा भीमकर्ण। इसने राजधानी को क्या किया? चूटिया से खुखरा ट्रांसफर कर दिया था। तो यही वही भीमकर्ण की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। इस भीमकर्ण जो थे, इसने क्या किया कि अश्वमेध यज्ञ कराया था। कौन सा यज्ञ कराया था दोस्तों? ये अश्वमेध यज्ञ कराया था। और इसके अलावा इसने एक सागर का भी निर्माण कराया था, जिसका नाम है भीम सागर। क्या नाम है? भीम सागर। चलिए आगे और देखते हैं थोड़ी सी। देखिए, जानकारी के साधन। जानकारी के साधन मतलब क्या है कि नागवंशी शासन व्यवस्था जो थी, उसके बारे में जो जानकारी का स्रोत क्या क्या है, हमें कहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, पहला पुस्तक है आपका नागवंशावली। नागवंशावली किसने लिखा है? बेनीराम मेहता ने लिखा है। किसने? बेनीराम मेहता। दूसरा है नागवंश। नागवंश किसने लिखा है? विमलेश्वरी सिंह ने। किसने? विमलेश्वरी सिंह। उसके बाद एक और सोर्स है, नाम है उसका एन आउटलाइन ऑफ प्री ब्रिटिश छोटानागपुर। क्या है? एन आउटलाइन ऑफ प्री ब्रिटिश छोटानागपुर। ठीक है, चलिए थोड़े से और आगे देखते हैं। देखिए, कुछ मंदिर है या फिर कुछ किला है जिसका निर्माण किस किस राजाओं ने करवाया था, उसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए, एक है हपा मुनि मंदिर। हपा मुनि मंदिर कहाँ पे है? गुमला में। देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, हपा मुनि मंदिर कहाँ पे है? गुमला में। किसने इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, नागवंशी राजा कौन थे? शिवदास कर्ण थे, इसने करवाया था, शिवदास कर्ण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वासुदेव मंदिर, वासुदेव राय मंदिर। वासुदेव राय मंदिर, इसका कहाँ पे जगह है? ये कोराम्बे में स्थित है, ठीक है? इसका निर्माण किसने कराया था? छत्रकर्ण ने कराया था। नागवंशी शासक थे छत्रकर्ण। आगे देखते हैं। देखिए, नवरत्नगढ़ का किला। क्या है? नवरत्नगढ़ का किला। इसका निर्माण किसने करवाया था? दुर्जन साल। किसने करवाया था? दुर्जन साल ने करवाया था। चलिए आगे और भी देखते हैं हम लोग, कुछ एक चीजें हैं। बात करेंगे 1831-32, जब कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, हम आगे बताएंगे आपको कोल विद्रोह के बारे में, विस्तृत रूप से बताएंगे। तो 1831-32 में जब कोल विद्रोह हुआ, तो उस समय नागवंशी राजा कौन थे? जगन्नाथ शाह थे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 1817 में नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई थी, लेकिन राजा का पद तो समाप्त नहीं हुआ था ना, राजा तो थे ही। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि 1831-32 में जो कोल विद्रोह हुए, उसमें नागवंशी राजा कौन थे? जगन्नाथ शाह थे। जगन्नाथ शाह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 1914 ईस्वी की बात करते हैं हम लोग, वहां पे 62वें थे नागवंशी राजा। कौन? चिंतामणि नाथ शाहदेव। क्या नाम था इनका? चिंतामणि नाथ शाहदेव। जब वो उनके निधन हो जाते हैं, तब नागवंशी राज व्यवस्था जो है, उनकी कुल देवी के पास कर दिया जाता है, कर दिया गया। ठीक है, 1914 में कितने कितने नंबर के थे? 62वें नंबर के थे नागवंशी राजा चिंतामणि नाथ सहदेव। जब वे उनका जब निधन हो जाता है, तो नागवंशी राज व्यवस्था उनकी जो कुल देवी थी उसके पास कर दिया गया, ठीक है, उसके अधीन कर दिया गया। चलिए अब हम लोग आगे, अगर बोला जाए पूर्ण रूप से नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त कब हो गई, तो 1914 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, समकालीन शासक की बात करेंगे। देखिए, बहुत बार एग्जाम में, जैसे कि आप लोग जेपीएससी जब प्रीलिम्स में बैठिएगा या फिर जेएसएससी सीजीएल में बैठिएगा, तो वहां पे सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बख्तियार खिलजी के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे। तो आइए उसी को हम लोग देखते हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में। देखिए, समकालीन शासक, पहला है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी जब शासन कर रहे थे दिल्ली में, तो नागवंशी राजा कौन हुआ करते थे? गोकर्ण। कौन थे? गोकर्ण, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे देखिए आप लोग, अलाउद्दीन खिलजी जब थे राजा दिल्ली सल्तनत के, तो नागवंशी राजा कौन थे? शिवकर्ण और वेणुकर्ण। देखिए, इस टाइम दो राजा हुए अलाउद्दीन खिलजी के समय। पहला शिवकर्ण पहले बने, तो शिवकर्ण की हो सकता है मृत्यु हो गई होगी, उसके बाद वेणुकर्ण भी राजा बन गए। ठीक है, जब तक यहाँ एक थे तब तक यहाँ दो बन बैठे। उसके बाद
आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तुगलक वंश की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग? तुगलक वंश की बात करेंगे, ठीक है। देखिए तुगलक वंश की जब हम लोग बात करते हैं, देखिए जब हम लोग तुगलक वंश की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे तुगलक वंश, एक मिनट थोड़ा सा। हम्म, देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तुगलक वंश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा तुगलक वंश आपका। तो ये तुगलक वंश जो है, तो तुगलक वंश जब दिल्ली सल्तनत में इनका जब शासन था, तो यहाँ पे तीन राजा हुए। पहला हो गए रेणुकर्ण, दूसरा हो गया ढोलुकर्ण, तीसरा हो गया शिवदास कर्ण, ठीक है। तीन तीन राजा हो गए तुगलक वंश के शासन काल में। यहाँ पे कौन कौन बने? रेणुकर्ण बने, ढोलुकर्ण बने और शिवदास कर्ण बने। आगे देखते हैं। देखिए शेर शाह, यहाँ से शेर शाह तथा हुमायूं के समय नागवंशी राज की राजधानी कहाँ थी? खुखरा थी। ठीक है, किसके किसके टाइम? शेर शाह और हुमायूं के समय से। याद कीजिएगा शेर शाह का टाइम पीरियड कितना था और हुमायूं का टाइम पीरियड कितना था। तो शेर शाह का टाइम पीरियड कितना था? 1540 से 45 तक भी राजा बने। हुमायूं भी लगभग लगभग 1530 के बाद ही गद्दी पर बैठे। तो उस टाइम में नागवंशी जो राज्य की राजधानी हुआ करती थी, कहाँ पे थी? खुखरा थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1780 में, 1780 की बात करते हैं। कुछ एक चीज जो छूट जाती है मैं ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो 1780 में जो रामगढ़ ट्रैक्ट हिल था, ठीक है, रामगढ़ ट्रैक्ट हिल, तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते थे? चतरा, रामगढ़ और छोटानागपुर खास आते थे, ठीक है। और ये तीनों जो थे, ये किसके अधीन थे? चैपमैन के अधीन थे। 1780 में जो रामगढ़ ट्रैक्ट हिल था, ठीक है, ये चतरा, रामगढ़ और छोटानागपुर खास, इसके अधीन ये तीन क्षेत्र आते थे। और ये इसका जो यहाँ का जो प्रशासक बोल सकते हैं एक तरह से, कौन था? चैपमैन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ एक और फैक्ट है। जैसे मैंने कहा ना कि राजा के समकालीन कौन कौन हुआ करते थे, उसी तरह एक राजा हुए यहाँ पे महेंद्रपाल। कौन थे? महेंद्रपाल। कहाँ पे राजा थे ये? पाल वंश के राजा थे महेंद्रपाल। तो जब ये शासन कर रहे थे वहां पे, थी हमारे यहाँ पे मोहन राय और गजघंट राय थे। कहाँ पे? नागवंशी राज्य जो थे उसके शासक कौन हुए? मोहन राय और गजघंट राय। आगे देखते हैं। देखिए राजस्व प्रशासन की बात करेंगे। नागवंशियों की जो राजस्व प्रशासन थी, तो राजस्व प्रशासन के लिए यहाँ पे तीन अधिकारी होते थे। पहला कौन था? दीवान था, दूसरा वकील था और तीसरा पटवारी हुआ करता था। देखिए नागवंशियों की राजस्व प्रशासन के लिए यहाँ पे कितने अधिकारी थे? तीन, दीवान, वकील और पटवारी। आइए आगे बात कर लेते हैं। देखिए नागवंशी झूमर गीत नाम का एक पुस्तक है, ठीक है। नागवंशी झूमर गीत नाम का क्या एक पुस्तक है। इसका संकलनकर्ता कौन है? पांडे भवराय, पांडे भवराय, ठीक है, इसने लिखा है इसको। आगे देखते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। देखिए मान सिंह ने मधुकर शाह से सहयोग लेकर, ठीक है, उड़ीसा का शासक जो था कुतलुक खां, उसको पराजित किया था। देखिए ये जो मान सिंह है, ठीक है, ये जो मान सिंह आपको दिख रहा है, अकबर के सेनापति थे मान सिंह, ठीक है। इसने क्या किया? नागवंशी शासक थे मधुकर शाह, इससे सहयोग लिया। किसने? मान सिंह ने देखिए मान सिंह ने क्या किया? मधुकर शाह से सहयोग लिया। क्या लिया? ऐसे सहयोग लिया। और इसने उड़ीसा का जो शासक था, ये जो उड़ीसा दिख रहा है आपको, यहाँ के शासक कौन थे? कुतलुक खां थे, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया? पराजित कर दिया गया। तो एग्जाम में सीधा सीधी क्वेश्चन आता है कि मान सिंह ने किस नागवंशी शासक के सहयोग से उड़ीसा के शासक कुतलुक खां को पराजित किया था? आंसर क्या हो जाएगा? मधुकर शाह, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कि हजारीबाग के कनपुरा क्षेत्र में हुए विद्रोह को, ठीक है, नागवंशी राजा ने सहयोग किया था। तो कौन से नागवंशी राजा थे? बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि हजारीबाग का जो कनपुरा क्षेत्र है, वहां पे जो विद्रोह हुआ था, उसको नागवंशी राजा ने सहयोग जो किया था, तो बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह दोनों ने मिलके क्या किया कि नागवंशी राजा का सहयोग किया, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज की वीडियो में यहाँ पे नागवंशी शासन व्यवस्था जो है वो समाप्त होता है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।